अब अपन बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की। अब कुछ ऐसे इंटरनल फैक्टर्स रहते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या, विच आर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें पहला आ जाता है आपका रिक्रूटमेंट पॉलिसी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस रहती है जो हायर एंड फायर पॉलिसी पे फंक्शन करती है। हायर एंड फायर क्या, लोगों को रखा, थोड़ा बहुत दिन काम कराया और फिर हटा दिया, या कुछ भी समझ में नहीं उनको हटा दिया। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति काम करना पसंद नहीं करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या रिक्रूटमेंट पॉलिसी फॉलो करती है। आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी में ये भी आ सकते हैं, जैसे एमएनसीज हैं। बहुत सारी एमएनसीज की क्या पॉलिसी रहती है कि वो जहां फंक्शन करेंगी वो वहां के लोकल सिटीजन्स को रिक्रूट करें, विच इज अ गुड पॉलिसी। क्योंकि आप जिस स्टेट में या जिस कंट्री में फंक्शन कर रहे हैं, वहां के जो लोकल सिटीजन्स रहेंगे, दे आर वेल एक्वेंटेड विद द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वो उस नए माहौल में ज्यादा अच्छे से एडजस्ट होके आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे एज कंपेयर टू अ पर्सन जिसे आप कहीं और से ले आए, जो आपकी लोकल लैंग्वेज को भी नहीं समझ रहा, आपके लोगों के सेंटिमेंट्स को भी नहीं समझ रहा। तो आपको परफॉर्मेंस निकालना लोगों से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और अच्छे लोगों को भी साथ में रखना मुश्किल हो जाता है। तो आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है, वो बहुत असर होता है उस चीज का, आपकी रिक्रूटमेंट आप किस टाइप से करोगे। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखो, प्लानिंग इज द की। अगर आपको नहीं पता है कि आपको किस रास्ते जाना है, तो आप कैसे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। तो यही होता है आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। आपको प्लानिंग करने की बहुत जरूरत है कि भाई आज मेरे पास कितनी प्रोफाइल्स वेकेंट है, उनको मैं कैसे फिल करूंगा और उसके लिए मैं क्या रिक्रूटमेंट एफर्ट्स लगाऊंगा। सो ये चीज आती है आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को डिजाइन करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आगे आने वाले कोई चेंजेस हो या आपको शॉक नहीं लगता है ना। यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस टू फेस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन द फ्यूचर, अगर आप प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो। फिर आता है साइज ऑफ द फर्म। आपकी बड़ी फर्म है या छोटी फर्म है। बड़ी फर्म है तो आपको ज्यादा लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए, तो आप ज्यादा आपके रिक्रूटमेंट एफर्ट्स ज्यादा रहेंगे और ज्यादा प्रोफाइल्स रहेंगी, तो अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी फर्म का साइज छोटा है, आपको लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगे इजीली। आप अपने रिक्रूटमेंट करके उनको हायर कर सकते हैं। फिर आता है कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप कॉस्ट कितना लगा रहे हो रिक्रूटमेंट में, उसमें आपको रिटर्न निकल के आ भी रहा है या नहीं, या सिर्फ कॉस्ट ही लग रही है। तो किसी भी व्यक्ति को आपने हायर किया ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हायर करने में कितनी कॉस्ट लगी और उसके बाद उससे जो परफॉर्मेंस निकल के आया तो उसका क्या आपको बेनिफिट मिला। तो आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट को देखना और एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है कि आपको कितनी कॉस्टिंग लग रही है और आपको ये विद इन द बजट रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एग्जॉर्बिटेंटली आप कुछ भी कॉस्ट इनकर करो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपको जो बजट दिया जाता है उसी बजट के अंदर आपको आपके रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करना होता है विद टाइम डेडलाइंस। फिर आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही है टू ग्रो एंड टू एक्सपैंड, फॉर एग्जाम्पल आज मैं इंडिया में मध्य प्रदेश में मेरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, लेकिन कल को मैं चाहती हूँ वो दूसरे स्टेट महाराष्ट्र में भी करे और उधर हरियाणा में भी करे, पंजाब में भी करे। तो क्या होगा, मैं जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल लेके जा रही हूँ, अलग अलग जगह अपनी यूनिट्स खोल रही हूँ, तो मुझे उन यूनिट्स में काम करने के लिए लोग भी चाहिए, है ना। तो मेरा रिक्रूटमेंट एफर्ट बढ़ जाएगा। सो ये मेरा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन जो इनिशिएटिव है, उसके लिए मुझे रिक्रूटमेंट के लिए कोशिश करना पड़ेगी और अच्छे लोगों के पूल ऑफ कैंडिडेट को बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे रिक्रूटमेंट।